हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी लव। तो आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है दोस्तों। जस्टिस एन वी रमन्ना टू बी स्वर्न इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 24। तो 24 अप्रैल को जस्टिस एन वी रमन्ना ने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पद की शपथ लिया दोस्तों। तो ये है उनकी फोटो। तो जानते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम को। तो अमेरिका संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है दोस्तों। तो क्या है, अमेरिका में जो है दोहरी शासन व्यवस्था है। वहाँ पर सेंटर और राज्य की अलग अलग न्यायपालिकाएं है। बट क्या है, भारत में जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यहाँ पर सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे ऊपर है दोस्तों, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय है और फिर जिला न्यायालय है और सबसे आखिर में अधीनस्थ न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स दोस्तों, जिनके ऊपर सर्वोपरि है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है दोस्तों। और यह कहाँ पर है? नई दिल्ली पर दोस्तों। कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों। तो संवैधानिक संस्था भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया और उल्लेख है दोस्तों। प्रक्रिया का उल्लेख है इसमें। इसका फॉर्मेशन जो भी है दोस्तों वो अनुच्छेद 124 से 147 मिलता है संविधान के भाग 5 में। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का संगठन तो दोस्तों क्या है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 31 दोस्तों 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 जो हैं वे अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। यह व्यवस्था क्या की थी दोस्तों? यह व्यवस्था 2019 में विधेयक में 4 न्यायाधीशों को वृद्धि कर गई। इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है दोस्तों शक्तियों में। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी जब संविधान बना था उस समय दोस्तों। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है दोस्तों। ठीक है। संसद उन्हें अधिनियम विनियमित करने के लिए अधिकृत है, मतलब कि संसद जो है इसमें फेरबदल कर सकती है अपने अनुसार। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति वर्ष 1950 से वर्ष 1973 तक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया, तब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये क्या बोला दोस्तों? ये किया गया था इंदिरा गांधी सरकार ने दोस्तों। क्या किया था? इस जो यह परंपरा थी दोस्तों इसका उल्लंघन कर दिए थे दोस्तों। यहाँ पर एक परंपरा है दोस्तों कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही बनता है दोस्तों। ठीक है। वर्ष 1977 में इसका पुनर्उल्लंघन किया गया था, जब तत्कालीन 10 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर एम.यू. बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकार के स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले 1973 में रद्द कर दिया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का न्यायाधीश बनाया जाता है। तो यह कौन करता है दोस्तों? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है और अन्य न्यायाधीशों को वह मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर नियुक्त करता है दोस्तों। ठीक है। न्यायाधीशों की योग्यता, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, उसे 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या फिर उसका रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा उस स्थापित संस्था उसका निर्धारण करेगी। कोई भी अगर उसके विरुद्ध कोई भी मतलब जी कोई भी पक्षपात या कोई सा कैसा भी प्रश्न उठता है दोस्तों, उसका निर्धारण करेगी संसद करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर भी पद त्याग सकता है दोस्तों। तो वह त्यागपत्र देकर भी अपना पद त्याग सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो संसद अगर सिफारिश करे तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय, अपील का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों गारंटर और संविधान का संरक्षण कहा गया है दोस्तों। तो इसे इसलिए ही विधान पालिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे विधान पालिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है न्यायपालिका को।
तो क्योंकि इसे सौंपे गए कर्तव्यों को प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। यह कार्यकारी मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के अतिक्रमण दबाव एवं हस्तक्षेपों से मुक्त होना चाहिए। इसे बिना किसी डर या पक्षपात से न्याय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्रकार एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से देखा तो निम्न मुद्दा किसी विवाद का निर्णय करता है। दोस्तों, यह किसी भी राज्य या केंद्र या राज्य या दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार का जो विवाद होता है उसका फैसला कौन करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय करती है। किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की अधिक नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, ठीक है। इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार इस अक्षत्रिय शर्त में है कि वह पीड़ित नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, अगर कोई भी अधिकारों से संबंधित कोई भी विवाद हो दोस्तों, तो सीधा याचिकाकर्ता सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। पर जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उच्च न्यायालय में भी यह प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले वह उच्च न्यायालय को ही प्राथमिकता देगा। दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर अपील ही की जाती है। दोस्तों, निचली अदालतों के फैसले के लिए या इसमें अपील की जाती है। दोस्तों, जो भी निचली अदालतों के फैसले होते हैं, क्योंकि इसका फैसला अंतिम होता है। दोस्तों, ठीक है। निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनता है। इसको एक विस्तृत अपील या क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है, जिसे 4 शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो ये इसके अपील ही मामले हैं। दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मीमांसा, यह इसका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों, न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दोस्तों, कोई भी अगर सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध हो दोस्तों, ठीक है, तो उसकी जांच यही करती है। दोस्तों, तो उसे यह फिर खारिज कर सकती है। जांच में यदि वे संविधान के उल्लंघन करता पाए जाए तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, अवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया जा सकता है। नतीजतन उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी